आज से हम लोग जो है राजस्थान पीसीएस को देखते हुए राजस्थान के प्राचीन इतिहास और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहा जाता है और बताया जाता है कि राजस्थान का प्राचीन इतिहास जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। पुरातत्व के अनुसार जो है ये बताया गया है कि राजस्थान का इतिहास पुरापाषाण काल के प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरापाषाण काल से। आज से करीब कितना लाख, 1 लाख 1.5 लाख वर्ष पहले जो मनुष्य जो है मुख्यतः बानास नदी के किनारे अरावली के उस पार की नदियों के किनारे निवास करता था। आदि मनुष्य अपने पत्थर और औजारों से अपने भोजन की तलाश हमेशा करता था, जैसे करता आया है। उस स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाता रहता था। औजारों और कुछ नमूने जो मिले हैं वो बैराठ, रौंद और भानगढ़ के आसपास से पाए गए हैं। आगे जो है राजस्थान का पाषाणकालीन आता है समय। इस समय राजस्थान के उस समय जो आदि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रयुक्त जो भी प्राचीनतम पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, लगभग 1.5 लाख वर्ष पुराने पुराने हैं। जो भी औजार प्राप्त हुए हैं वो 1.5 लाख वर्ष पुराने हैं। ये राजस्थान के पाषाण काल में ही जो है राज्य के इस काल में बानास और बेड़च, गाभिड़ी, चंबल आदि नदियों की घाटियां उसके सीमावर्ती स्थानों में प्रयुक्त युगीन मानव के निवास करने का प्रमाण जो है मिलता है। नेक्स्ट जो है पाषाण काल में, इस काल में मनुष्य द्वारा पत्थर के खुदरे औजार के प्रयोग किए जाते थे और वर्ष जो है 1870 में सीएस हैंकर ने जयपुर और इंद्रगढ़ के हैंड एक्स और एक्सयूरियन क्लीवर नामक औजारों का सर्वप्रथम खोज किया था। किसने खोज किया था इन सब औजारों को? तो ये खोजा था सीएस हैंकर ने। सीएस हैंकर ने खोजा था। प्रारंभिक समय में पाषाणकालीन स्थल में जो है जयपुर के डिंगड़िया और मानगढ़, नाथद्वारा और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है, हमीरपुर, चित्तौड़ का क्षेत्र है, मांडपिया और भीलवाड़ा का अन्य क्षेत्र है बीगैड और टोंग का अन्य क्षेत्र है देवली। इन सब जो स्थानों से है प्राचीनतम जो है पुरापाषाण स्थल प्राप्त होते हैं। आगे बताता है कि इस काल में मानव के राजस्थान के जयपुर और इंदगढ़, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, झालवाड़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और पाली, जोधपुर आदि जिलों से विस्तृत जो प्रमाण मिलते हैं प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल के जो है इन सब क्षेत्रों से प्रमाण मिलते हैं, याद रखिएगा। राजस्थान का जो विराटनगर है, भानगढ़ है, ढागड़िया है आदि स्थानों पे जो है हैंड एक्स संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। विराटनगर की इन शैलश्रियों हो गया और प्राचीन गुफाओं से पूरा पाषाण काल के उत्तर पाषाण काल के भी सामग्री कहाँ से प्राप्त हो गई? विराटनगर से प्राप्त है। तो इसी प्रकार जो मध्यकालीन पाषाण काल आता है इस समय जो है कम से कम 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है मध्यपाषाण कालीन समय। इस काल में जो भी उपकरण का प्रयोग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्केपर या पाइंट आदि विशेष उल्लेखनीय है ये सब उपकरण के बारे में, जो भी अपेक्षाकृत छोटे, हल्के और कुशलतापूर्वक बनाए गए। ये सब जो छोटे और हल्के और कुशलतापूर्वक बनाए गए थे। इन उपकरण में जो है लूनी तथा उनकी सहायक नदी की घाटियों में चित्तौड़गढ़ जिले, बेरच नदी की घाटी और विराटनगर जयपुर से प्राप्त हुए। तो ये सब जो भी औजार हैं, ये लूनी नदी हो गया, ये चित्तौड़ जिला का बेरच नदी हो गया, विराट जयपुर का क्षेत्र हो गया, इस सब क्षेत्रों से जो है इन सब उपकरण पाए गए हैं। और इसी काल में जो है मानव पशुपालन सीख जाता है। मध्यपाषाण काल में जो ही मानव पशुपालन सीख जाता है, लेकिन उसे जो है कृषि का ज्ञात नहीं होता, कृषि करने का उनको नॉलेज नहीं होता है, पता नहीं होता है। इसके बाद आता है उत्तर नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का आरंभ जो है ये देखिए 5000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नवपाषाण काल में कृषि द्वारा खाद्य उत्पादन किया जाने लगा तथा इस काल में पशुपालन भी उत्पन्न हो चुका, मतलब पशुपालन शुरू हो चुका था नवपाषाण काल में, जो कि मध्यपाषाण काल में इसकी जानकारी
नहीं मिलती है। राजस्थान में नवपाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले? चित्तौड़गढ़ जिले से और बेड़च और गंभीरी नदियों से तट पर, चंबल और बसाणी नदियों के तट पर, भैंस भैंसौड़गढ़ या नौगढ़ नौघाट बनारस नदी के तट पर, हमीरगढ़ जैसे स्थान हो गया, जहाजपुर हो गया, देवली हो गया, गिल गिल गिल्लूंड हो गया, लूनी नदी के तट पर पाली जैसा स्थान हो गया, सामड़ी हो गया, टोक ऐसे जिले हो गए, भारनी जिले हो गए, आदि स्थानों से जो है ये सब प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गए? राजस्थान के नवपाषाण कालीन अवशेष। ठीक है। इसी काल में जो है मानव घर बनाकर रहने लगा और नवपाषाण काल में जो है समय आता है जब मानव अपना घर बना के रहने लगता है। मृतकों को जो है समाधि बना दी जाती है, दफना दी जाती है। अपराम्भिक समय पुरातात्विक में जो है गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को भी पुरापाषाण कालीन सांस्कृतिक संज्ञा भी दी है। आगे चलते हुए नवपाषाण काल में समाज में क्या होता है? व्यवसाय के आधार पर जो है जाति व्यवस्था का सूत्रपात हो जाता है और नवपाषाण काल में ही जाति व्यवस्था जो है व्यवसाय के आधार पर चलने लगती है। ठीक है। आगे चलते हुए हम जानकारी ये प्राप्त करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है लगभग 33,000 ईसा पूर्व की है और यहाँ यह जो है 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच में जो है फली फूली थी और 1900 ईसा के आसपास में इसका पतन हो गया और 1400 में ईसा पूर्व से ये लुप्त हो गई। तो इस समय तक जो है सिंधु घाटी जो है 1400 ईसा पूर्व में ये लुप्त हो जाती है और इसी समय के बीच में देखिए क्या क्या जानकारियां हैं हमारे पास। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला जो है शहरीकरण हुआ। इसमें पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात आदि पश्चिम उत्तर प्रदेश शामिल थे। इसी और यह जो है पश्चिम की ये जो एरिया होता है सिक्का गडोर, इसे बलूचिस्तान का क्षेत्र को माना जाता है। पूर्व जो अंतिम जो पूर्व जो क्षेत्र होता है इसे आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम वाला एरिया में फैला हुआ था। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। उत्तर में जैसे चार डिजाइन कर दीजिए। ठीक है। उत्तर में मांडा कर दीजिए, दक्षिण में देखिए दैमाबाद हो जाएगा आपका और उसके बाद जो है पश्चिम में सिक्का गेडौर हो जाएगा, है ना। और ये पूर्व में जो है पूर्व में इसमें नहीं बताया है, पूर्व में आलमगीरपुर हो गया। तो ये जो चार क्षेत्र है इसको ध्यान में रखिएगा। जो दैमाबाद है दक्षिण वाला क्षेत्र महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। आगे जो हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं शैलाश्रय के बारे में। राजस्थान में अलावरी पर्वत श्रृंखला और चंबल नदी की घाटी में शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। देखिए चंबल की घाटी से जो है ये शैलाश्रय प्राप्त होते हैं जिनमें प्रौद्योगिकी काल में मानव द्वारा उपयोग में लाए गए पाषाण उपकरण, अस्थियां, अवशेष, अन्य सामग्री भी प्राप्त होते हैं। इन शैलाश्रयों में सर्वाधिक आर्खेट होता था उस समय, जो कंदमूल उन्मूल जो खाने आर्खेट करते थे, मतलब शिकारी करते थे, संबंधित जो है चित्र भी उपलब्ध है। बूंदी के छाया नदी जो है और कोटा में जो चंबल नदी है इस क्षेत्र में जो है अरण्य उल्लेखनीय है, अधिक प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे से भी कुछ कुछ जानकारी मिलती है, उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त जो है विराटनगर का जयपुर हो गया या सोनपुर या शिकार आदि, सोनपुर से जो है सोनपुर के जो स्थान है शिकार आदि और हेरसौरा, अलवर आदि के चित्रकला जो है चित्र शैली के प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन सब क्षेत्रों से। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता में ही भारत में जो है कालीबंगा राजस्थान, लोथल, धौलावीरा और रंगपुर, सुरकोटदा गुजरात का क्षेत्र, बनावली राजस्थान का क्षेत्र, रोपड़ पंजाब के क्षेत्र आदि महत्वपूर्ण स्थान है कहाँ के? सिंधु घाटी सभ्यता के। आगे हम लोग चलते हैं महाजनपद काल का समय आता है। ये काल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। भारत में दूसरे शहरीकरण की अवधि को चित्रित भी करता है। इसकी विशेषता यह है कि मिट्टी के बर्तन जो है उत्तरी काली पॉलिशदार बर्तन और जो है धातु धन भी प्रयोग हुए हैं। पॉलिशदार बर्तन प्राप्त हुए हैं, धातु और धन भी प्राप्त हुए हैं, उपयोग भी किया गया इनका। और बड़ी अस्थायी सेना और जटिल प्रशासनिक प्रणाली भी यहाँ से पता चलता है। कहाँ से पता चल रहा है ये सब पता चल रहा है महाजनपद काल से। ठीक है। आगे चलते हुए देखा जाए तो बड़ी अस्थायी सेना तो हमने पढ़ लिया, जटिल प्रशासनिक प्रणाली भी उपस्थित थी इस समय महाजनपद काल में। कुशलकर और समग्र सामग्री प्रणाली भी थी। लोहे के हल और फाल्क धान की रोपाई का उपयोग भी महाजनपद काल में प्रारंभ हो गया था।
दोनों राजतंत्र जैसे यहाँ पे मगध, अवधि, अंग आदि स्थानों पर गणराज्य से मिलकर यहाँ पे बनाए गए थे महाजनपद काल में। ठीक है, आगे चलते हुए मौर्य युगीन समय आता है। मौर्य युगीन समय में जो है मत्स्य जनपद का भाग जो है मौर्य शासकों के अधीन आ गई थी, और इस समय जो है मत्स्य जनपद जो था वो किसके अधीन आ गया था? ये आ गया था मौर्य शासकों के अधीन आ चुका था। इस संदर्भ में अशोक का जो है किस शिलालेख से पता चलता है? ये है भाबर। भाबर का जो है शिलालेख एक महत्वपूर्ण था, जो राजस्थान के मौर्य शासन और अशोक बौद्ध होने की पुष्टि करता है। जो ये बताता है भाबर का जो शिलालेख है, जो राजस्थान के मौर्य शासन और राजस्थान में जो है मौर्य शासन और अशोक के बौद्ध होने की पुष्टि करता है, ये भाबर का शिलालेख। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में जो थे कुणाल और उसके पुत्र स्मृति द्वारा बनाए गए जो भी मंदिर इस वंश से इस वंश के प्रभाव से पुष्टि करते हैं। ठीक है, कुमारपाल प्रबंधन और अन्य जैन ग्रंथों के अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला एक चित्रांग तालाब और मौर्य राजा चित्रांग का बनाया गया था। तो जो चित्तौड़ का किला है, एक चित्रांग तालाब है, मौर्य राजा किसके द्वारा बनाया गया? चित्रांग के द्वारा बनाया गया, ये इससे पता चलता है। आगे चलते हैं, चित्तौड़ में जो है कुछ दूर जो है मानसरोवर नदी नामक जो है तालाब और मौर्यवंशी राजा मान का शिलालेख भी मिलता है यहाँ से। एच.बी. ओझा और ने बताया यह है कि उदयपुर राज्य के इतिहास में यह लिखा है कि चित्तौड़ का किला जो है मौर्य वंश के राजा चित्रांग ने बनाया था। ठीक है, चित्तौड़ का किला किसने बनाया था? मौर्य वंश के राजा चित्रांग ने बनाया था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे 8वीं शताब्दी में बापा रावल ने मौर्य वंश के अंतिम राजा मान से ये किला छीन लिया था, और इससे जो है बापा रावल ने जो है मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन था? मान, उससे जो है छीन लिया था। नेक्स्ट जो है, इसके अतिरिक्त जो है कोटा के कंसबा गांव से जो है मौर्य राजा धवल का शिलालेख मिलता है, जो बताता है कि राजस्थान में मौर्य शासकों का एक महत्वपूर्ण सामंतों का प्रभाव रहता था। उस समय जो है अधिक सामंतों का प्रभाव रहता था राजस्थान के मौर्य राजाओं के समय। नेक्स्ट जो है यवन शुंग कुषाण काल। मौर्य के अवसान के बाद शुंग वंश का उत्थान हुआ था, और पंतजलि के महाभाष्य से यह ज्ञात होता है। पंतजलि किसका है? महाभाष्य का, तो याद रखिएगा। से ज्ञात होता है कि शुंगों के यवनों से माध्यस्मिक की रक्षा की थी, और ईसा पूर्व के दूसरी शताब्दी में यवन शासक मियांडर द्वारा माध्यमिका की विजेता भी किया गया था, मतलब विजित किया गया था। नियासार और बैराठ नागरी के यवन शासकों से सिक्के से मिलता है। ये सब जानकारी जो है कहाँ से मिला है? बैराठ नागरी के यवन सिक्कों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है, कनिष्क के शिलालेखा अनुसार जो है राजस्थान के पूर्वी भागों में इसका जो है राज था। ठीक है, कनिष्क का राज कहाँ पे था? राजस्थान के पूर्वी भागों में। नेक्स्ट है, गुप्त काल का समय जब आता है, कुषाण के पतन के उपरांत का प्रयाग और पाटलिपुत्र में गुप्तों का आविर्भाव हुआ, जिससे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय बड़े प्रसिद्ध थे इस एरिया में। और जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति से यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने यदोदय, मालव और आभरी जनजातियों को भी पराजित किया था। ये सब किससे पता चला? ये सब जो पता चला है वो ये पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से, हमें सब जानकारी ज्ञात होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम भाग के क्षेत्र में जो पश्चिम भारत में शकों का प्रभाव था, किंतु जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शक शासकों के जो रुद्र सिंह थे उनको पराजित करते हैं, तो पश्चिम भारत के गुप्तों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। जैसे ही रुद्र सिंह हारते हैं, और किनका आधिपत्य हो जाता है? गुप्तों का आधिपत्य हो जाता है। इन राजाओं के वीर के वंश प्रमुख थे, जिसमें 371 ईस्वी में विजयगढ़ का वायना प्रस्तर शिलालेख से विष्णुवर्धन नामक वरिक वंश के राजा का उल्लेख मिलता है, जिसके पिता यशोवर्धन थे,
और संभवतः ये समुद्रगुप्त के सामंत रहे होंगे। इस प्रकार 423 ईसा पूर्व में झालवाड़ से एक शिलालेख मिलता है जिससे यह ज्ञात होता है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में औलिकर वंश का शासन था। किसका शासन था? औलिकर वंश का शासन था। कहाँ पे? दक्षिण राजस्थान के स्थान में। नेक्स्ट जो है, यह लेख विष्णुवर्धन नामक शासक था। एक लेख जो था विष्णुवर्धन नामक शासक था जिसके द्वारा किए गए जनहित कार्यों की जानकारी मिलती है। और कुछ विद्वान जो है अलीकर वंश का संबंध जो है वर्धन वंश से जुड़ा हुआ था। उसके बाद जो आते हैं हुण वंश। हुण वंश के बारे में देखते हैं, जानकारी महत्वपूर्ण क्या क्या मिलती है। गुप्त वंशीय सम्राट समुद्रगुप्त ने हुनों के आक्रमण के से अपने साम्राज्य की रक्षा तो की थी, किंतु उनके आक्रमणों ने इसके साम्राज्य की नींव को जर्जित कर दिया था। हुन राज्य जो था तारमंड के 503 ईसा में राजपूताना, गुजरात, कठियावाड़ा आदि भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। तोड़मान और भिट्ठीकर कुल का भी राजस्थान में कई भागों में अधिकार बना रहा। आगे चल के मिहिर कुल के बिड़ौली में शिव मंदिर का निर्माण कराया था और हुनों के माध्यमिक पर भी आक्रमण किया था तथा गुशील नरेश अलट द्वारा हुन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया और उस रानी को हर्षपुर गांव में भी बसाया गया। गुप्तों के पतन और हुनों द्वारा अराजकता पैदा करने की स्थिति में लाभ उठाकर मालवा ने यशवर्धन से 532 ईसा पूर्व के आसपास मिहिरकुल को परास्त कर हुनों की शक्ति को निर्बल बना दिया था। वह अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए यंत्र तंत्र कई राजाओं से लड़ते रहे, परंतु अंत में उनको यहाँ की लड़ाकू जातियां जैसे कुनकी, कुशकों के साथ विलय के लिए बाध्य होना पड़ा। नेक्स्ट है, आबू क्षेत्र पर रहने वाले कुनवी या कलवी समुदाय स्वयं को हुण का वंशज मानते थे। उस समय जो है हुणों को उजमरकर की तरह उपयोग करते थे। हर्षवर्धन राजस्थान के संबंधों को लेकर ठोस जानकारी असंभव है। मतलब ये बता रहा है कि हर्षवर्धन एवं राजस्थान के संबंधों से लेकर ठोस जानकारी अभी असंभव है। संभवतः हर्षवर्धन ने भी मौर्य और गुप्तों के शासन राजस्थान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित न किया हो, किंतु इस समय कई क्षेत्र राजाओं की जानकारी जो है मिलती है हर्ष के समय में। इसमें से एक प्राचीन राजपूत जाति थी जिसका था नाम चावड़ा। इस जाति का शासन जो था कहाँ था? आबू और मिनमाल पर था। किंतु जानकारी रिज्जल के 625 ईस्वी में बांसगढ़ के लेख में मिलता है। ये जानकारी किस लेख में मिलता है? बांसगढ़ के लेख में। इसमें पता चलता है कि अब्बू प्रदेश का वर्तलात का शासन था। तो अब्बू किस जगह का शासन था? ये था वर्लात का। भीनमाल के रहने वाले कवि माघ और शिवपाल वंश से यह ज्ञात होता है कि उसके पितामह प्रभुत्व भेद और वर्णमाल के मंत्री थे। इस प्रकार जो है भीनमाल के अन्य विद्वान ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत से 628 ईस्वी पूर्व वैमुख नामक चंपा वंश राजा का उल्लेख मिलता है। कहाँ से मिलता है? इनकी पुस्तक से। भीनमाल के अन्य विद्वान जो है ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक से ये चीज मिलता है, चंपा वंशी राजा का उल्लेख मिलता है। हेनसांग जो है 661 ईसा पूर्व के आसपास जो है भीनमाल आया था।
तब यहाँ चित्तौड़ का शासन था और अरब आक्रमण से चित्तौड़ का राज्य कमजोर हो गया और इससे और उसके जो है राज्य के प्रतिहारों ने अपने अधिकारों में कर लिया और प्रतिहारों ने अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद जो शुरू होता है राजपूत राज्यों का उदय होता है। विभिन्न साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर तथा राजपूतों के आचार व्यवहार संस्कृति का विश्लेषण कर इतिहासकारों ने राजपूत जातियों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। पृथ्वीराज रासो के चित्रकार कौन है? चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो है चंदबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम अग्निकुल की उत्पत्ति को मत दिया है। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, नैशी सूर्यमल मिश्र के इस मत को बढ़ा चढ़ाकर भी लिखा है। विष्णु मुनि द्वारा अपने यज्ञ की राक्षसों से सुरक्षा करने के लिए अब्बू के यज्ञकुंड के 4 राजपूत युद्ध परंपरा प्रतिहार चौहान और चालुक्य के उत्पन्न किए गए थे, जिनमें इन राज्य वंशों का भी आविर्भाव हुआ है। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में यह मत इसलिए पाठकों को संतुष्ट नहीं कर पाता क्योंकि राजपूत इतिहास में मर्मज्ञ डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने कई साहित्यिक अभिलेखी प्रमाणों के आधार पर राजपूतों के सूर्यवंशी माना है, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी माना है। कर्नल टांग और स्मिथ जैसे विद्वान इन्होंने राजपूतों को शक और सिथियंस जैसी विदेशी जाति का संतान माना है। किसने माना है? ये किसने माना है? कर्नल टांट और स्मिथ ने माना है। राजपूतों को शको और सिथियन जैसी विद्वान जाति का संतान माना है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर भंडारकर जैसे इतिहासकार ने भी राजपूतों को गुज्जर जाति से उत्पन्न मानकर विदेशी वंश से उत्पत्ति के मत को दृढ़ प्रदान किया, क्योंकि अनेक विद्वान गुज्जरों को विदेशी मानते थे। अन्य पॉइंट जो है, डॉक्टर भंडारकर ने कुछ राजपूत वंशों का नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर भंडारकर ने कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मण वंशीय भी माना है और बिजलिया और शिलालेख के आधार पर चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण भी मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन डॉक्टर गिरिशंकर हरिश्चंद्र ओझा और सीबी वैद्य ने भंडारकर को इस मत को अस्वीकार कर दिया है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति संबंध में कई सर्वसम्मत मत जो है स्थिर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये था हमारा प्राचीन भारत का। इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट वीडियो आपका मध्यकालीन भारत का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।